गुड इवनिंग। सो लास्ट टाइम हम लोग एरे का कंसेप्ट देखे थे, एरे कैसे हैंडल किया जाता है। अभी एरे के अगर डायमेंशन बढ़ा दिए जाए, एक डायमेंशनल एरे होता है, वेक्टर जैसे यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो डायमेंशनल एरे चाहिए, क्योंकि उसमें रोज भी रहेंगे, कॉलम्स भी रहेंगे। तो आज पहले हम देखेंगे मैट्राइसेस किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। C++ में कोई भी मैट्रिक्स डिफाइन करना है, पहले देख लें मैट्रिक्स होती कैसे है। एक ये 2x2 मैट्रिक्स है, देखें आपने मैट्रिसेस। इस मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ऐसे देखा जाए तो इसमें एक रो ये है, दूसरी रो ये है, तो इस रो को हम एक एरे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरी रो को दूसरी एरे से कर सकते हैं, लेकिन कितनी रोज होंगी ये पता नहीं। तो वही चक्कर आ गया कि जिसलिए हमने एरे यूज़ की थी कि पता नहीं है हाउ मेनी एलिमेंट्स आई वांट टू कीप, सो आई वांटेड टू डिफाइन एन एरे। A two-dimensional array in C++ is defined by something like this. So जैसे एरे का एक नाम होता था और उसमें एक इंडेक्स होता था, ये एरे में दो साइज हैं, एक नंबर ऑफ रोज है, एक नंबर ऑफ कॉलम्स। सो दिस रिप्रेजेंट्स साइज ऑफ नंबर ऑफ रोज, और ये क्या होगा? अब इसे आपने डिक्लेयर कर दिया तो मेमोरी कैसे एलोकेट होगी? मेमोरी तो वन डायमेंशनल होती है, एक के पीछे एक लोकेशन रहते हैं। तो ये क्या करता है कि पहले जितने भी फर्स्ट रो है उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उसको जगह पहले बना देगा। तो ये रो वाइज अरेंज करता है इसमें। तो जैसे इसमें 100 रोज हैं और 100 कॉलम्स हैं, तो पहले रो के 100 कॉलम जो हैं वो पहले अलोकेट हो। और इसको इंडेक्स कैसे किया जाता है? वो एरे का नाम लिखते हैं और इसमें अब दो इंडेक्स लगेंगे। तो जो पहला एलिमेंट होगा उसका रो इंडेक्स होगा 0, कॉलम इंडेक्स होगा 0। नॉर्मल एरे में 0, 1, 2, 3, 4 अप टू साइज -1 तक एरे एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो ये 0th रो का 0th कॉलम, उसके इमीडिएटली बाद में रहेगा 0th रो का फर्स्ट कॉलम, उसके बाद में रहेगा 0th रो का सेकंड कॉलम, उसके बाद में ऐसे अलॉट होता जाएगा। और चूंकि साइज हमने डिक्लेयर किया है 100 बाय 100, तो 100 कॉलम्स हैं, तो पहले रो में 100 वैल्यूज आएंगी। तो लास्ट वैल्यू क्या होगी पहले रो की? 099। और इसके तुरंत अगला वाला जो मेमोरी लोकेशन है वो अलॉट हो जाएगा C10। और जिस तरह से किसी भी एक्सप्रेशन में हम लोग एरे एलिमेंट लिख सकते थे, उसी तरह से किसी भी एक्सप्रेशन में आप 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स का एलिमेंट लिख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, इफ यू एवर राइट a statement which says m is equal to 2 multiplied by q plus 7 multiplied by c I j, is a perfectly valid C expression। तो यहाँ पे जैसे Q है उसी तरह C I j। अब जैसे एरे के बारे में सोचा था that unless the value of I and j are defined,
दिस हैज नो मीनिंग। आई और जे की वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए, और किस रेंज में होनी चाहिए वैल्यूज? आई शुड बी बिटवीन 0 and 99, जे शुड बी बिटवीन 0 and 9। अगर यहाँ पे हमने 1000 कर देते साइज, तो 0 to 999 रेंज हो जाती। ठीक है, इस तरह से मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करें। हाँ, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो इस तरह का साइज डिक्लेयर करेंगे, लेकिन ये 100 by 100 हमने मेमोरी लोकेशंस डिफाइन किए हैं। आप समझ लीजिए कि ये जो एरे है वो इस तरह का हमने डिफाइन कर दिया 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स। अब इसमें हम 3 by 2 मैट्रिक्स भी स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें 3 by 2 मैट्रिक्स में क्या होगा? 3 रोज होंगे और 2 कॉलम होंगे। बाकी जो जगह है हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। दैट इज परफेक्टली फाइन। सो इट इज पॉसिबल फॉर मी दैट व्हेन आई डिक्लेयर एन एरे लाइक दिस, आई कैन ऑल्सो डिक्लेयर int m n, and let us say I declare int I j, which are indices, and suppose there are m number of rows and n number of columns, then I can read in the values of m and n, and then I can set up a nested iteration where I will say for I equal to 0, I less than m, I plus plus, फिर इसके अंदर लिखेंगे for j equal to 0, j less than n, j plus plus, और यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया इनपुट What will this program do? क्या करेगा ये प्रोग्राम? पहले m और n की वैल्यू पढ़ेगा। मान लीजिए हमने m इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 2 ऐसे वैल्यूज इनपुट में दे दी यहाँ। तो इसके बाद ये स्टेटमेंट्स क्या करेगा? नहीं, आप इसको एग्जीक्यूट करें बाकायदा, नहीं तो ये नेस्टेड इटरेशन है। पहले i की वैल्यू बदलेगी, किसी एक i की वैल्यू के लिए j की वैल्यूज बदलेंगी, और कैसे बदलेंगी तो वो देखना चाहिए क्या किस रेट से बदलती है वैल्यू। यहाँ हम लिखते हैं i, यहाँ लिखते हैं j, और एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम। पहले हमारा कंट्रोल यहाँ पे आया, इसने क्या किया? i इक्वल टू 0 कर दिया, तो यहाँ i इक्वल टू 0 हो गया। फिर चेक करेगा 0 लेस देन m है, m 2 है तो 0 लेस देन m है, अंदर आएगा। अंदर आके यहाँ पे दूसरा लूप चालू हो गया। यहाँ पे क्या होगा? अब फॉर j इक्वल टू 0 है तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0 लेस देन n है तो अंदर आएगा। अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सी इन सी आई जे, आई इज 0, j इज 0, सो व्हाट विल बी रेड? इट विल रीड सी 0 0। ये वैल्यू पढ़ ली जाएगी। ये पढ़ने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद वे कहाँ जाएगा? वो वापस इनर इटरेशन पे जाए। जे इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे क्या हो जाएगा? 1, तो जे हो गया 1। ये 1 फिर भी लेस देन n है, फिर अंदर आया तो अंदर आके बोलेगा सी आई जे। ये आप देखिए i 0 है, ये 1 है, तो कौन सी वैल्यू पड़ेगा आप? वो सी 0 1। फिर यहाँ आया, फिर i की वैल्यू बढ़ गई, j की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि ये इनर लूप है, तो j की वैल्यू बढ़ के हो गई 2। इज 2 लेस देन n? नो, n इज 2। इसको ना भूलें। तो मतलब ये खत्म हो गया, इसमें ये और नहीं करेगा। तो ये इस लूप में से निकल के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद ये लूप खत्म हुआ, ये फिर उसको वापस धक्का दे के वापस भेजेगा। अब इस समय क्या होगा? i की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, तो i की वैल्यू हो गई 1। Is 1 less than m? Yes, it is. So it will come down. अभी but it will come down here from this side.
It is not repeating, it is coming back again. The for statement will be executed एक बार फिर से, तो फिर j इक्वल टू 0 हो जाएगा। j की कोई भी वैल्यू रहे, ये फॉर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो j इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये j जो 2 हुआ था फिर से 0 हो जाएगा। अब 0 चूंकि लेस देन n है, फिर अंदर आएगा और फिर वही इंटरनल जो इनर लूप है वो पिछली तरह एग्जीक्यूट होगा। तो पहले ये 0 होगा तो इस बार क्या वैल्यू पड़ी जाएगी, C1 0, फिर उसके बाद ये 1 हो जाएगा, ये फिर पड़ेगा C11, फिर उसके बाद ये 1 का 2 हो जाएगा, और फिर 2 तो n से छोटा नहीं है तो ये यहाँ से निकल आएगा बाहर, बाहर आके फिर i की वैल्यू बढ़ाएगा, अब i हो जाएगा 2, और फिर से ये यहाँ से ऊपर से आएगा इधर, सो फिर से फॉर शुरू हो जाएगा। So remember this, whenever you approach a for statement from above, the initialization starts, the entire iteration starts again. Whenever you are thrown back, then only increment is done and testing is done. Okay. So after this, what will happen now? I will become 2 and j will become 0. And now this time you will read what? 2 0. Then this will become 1, you will read C2 1. Then this will become 2, again 2 is not less than n, come out, again go back, अभी I क्या हो जाएगा, 3 हो गया। Is 3 less than m? No, because m is equal to 3. तो अब इस लूप से भी बाहर आ जाएगा वो, यानी ये लूप यहाँ से खत्म होता है तो ये सीधा निकल के यहाँ पे आ जाएगा। ये इनर इटरेशन और आउटर इटरेशन का इफेक्ट होता है। i की एक वैल्यू के लिए j वाला लूप 2 बार चलेगा, फिर i की अगली वैल्यू के लिए j वाला लूप 2 बार चलेगा, फिर i की और अगली वैल्यू के लिए जब तक i की वैल्यूज है तब तक ये 2 बार करता रहेगा, या n बार करेगा, 0 1 n-1 तक, जो भी n की वैल्यू। इस तरह से आप न केवल वैल्यूज पढ़ सकते हैं, इनको आप उपयोग भी कर सकते हैं। किसी जगह कुछ भी करना हो तो क्या उपयोग किया जा सकता है मैट्रिसेस का? चलिए 2 मैट्रिक्स जोड़ते हैं। तो 2 मैट्रिक्स जोड़ना है a प्लस b, तो पहले उसके साइजेस कंपैटिबल होना चाहिए। आप एक 50/70 मैट्रिक्स को 30/68 मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते, तो दोनों कंपैटिबल होना चाहिए, दोनों m/n हो। तो यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं i और j रो और कॉलम इंडेक्स के लिए यूज करेंगे। अब ये एरे पढ़ी कैसे जाएगी, a और b एरे ऐड करना है, मान लें हम वी हैव वांट टू ऐड एरे a एंड एरे b एंड टू गेट एरे c। ओके, तो ये देखिए कमेंट किस तरह से लिखा है कि पहले ये डिक्लेयर करने के बाद में हम सबसे पहले m और n की वैल्यू इनपुट कर लेंगे, और a और b जो एरेज हैं इसको 2 डायमेंशनल ऐसा लिख देते हैं, इन सबके एलिमेंट्स हम पढ़ लेंगे। ये कमेंट है, तो यहाँ ऐसा इंडेक्स वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, कमेंट अंग्रेजी में हमारे लिए लिख रहे हैं हम लोग। /* और */ के बीच में जो भी आता है C++ कंपाइलर उसे नहीं पढ़ता, वो हमारे लिए लिखा है, हमें पता चले हम क्या कर रहे हैं। अभी आप लिख सकते हैं कोड कैसे, दोनों एरेज कैसे पढ़ेंगे।
कैसे पढ़ोगे आप? फॉर आई इक्वल टू 1 to m 1 to m minus 1, within that for j इक्वल टू 1 to m minus 1, इनपुट ए आई जे, दोनों लूप खत्म कर दो. अगेन फॉर आई इक्वल टू 1 to m, फॉर j इक्वल टू 1 to n, सी इन बी आई जे, वो लूप खत्म कर दो. तो बी की ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई. ओके, अब इसके बाद में यहाँ पे ये आपने कोड लिख लिया. अभी यहाँ हम लिखते हैं नाउ परफॉर्म एडिशन. तो कैसे ऐड करेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक m और n से ज़्यादा है. हमें जगह चाहिए चीज़ें रखने के लिए. उसका एब्सोल्यूट साइज जितना गरज है उससे बड़ा होना चाहिए. कल हमने देखा था एरे साइज कितना हो, 100 हो, 1000 हो. तो क्या उदाहरण दिया था हमने कि हमारे घर में जितने लोग हैं उतने कमरे से ज़्यादा कमरे होने वाला घर हो तो काफ़ी. 8 लोग हैं तो 15 कमरे का घर बना दिया. तो आगे भी कुनबा बढ़े तो जगह है. So you don't have to worry about it. Similarly, array sizes, you should not be stingy. What should be the actual size required? That will depend upon the problem. जो प्रॉब्लम में जो साइज होगा मैक्सिमम उतना साइज रखना पड़ेगा. अगर प्रॉब्लम में स्पेसिफाइड नहीं है तो कई कमेंट लिख दीजिए दैट आई एश्यूम दैट आई विल नॉट रिक्वायर मोर देन दिस साइज, 1000 by 1000, 1 lakh by 1 lakh. आप मर्जी करो. 1 lakh by 10,000. अगर आपके रोज और कॉलम्स अलग अलग हैं तो पूरा देने की जरूरत है. लेकिन इतना ख्याल रखें जो भी आप साइज लिखेंगे उतनी मेमोरी अलॉकेट होनी चाहिए. और अगर आपके कंप्यूटर में उतनी मेमोरी नहीं होगी तो कंपाइलर एरर दे देगा कि भाई जगह नहीं. असल में कंपाइलर एरर नहीं देता है. वो जब आपका प्रोग्राम लोड करोगे, आप ए डॉट आउट लिखोगे तो डिस्क से प्रोग्राम उठा के ऑपरेटिंग सिस्टम उसको लोड करेगी और उस समय मेमोरी एक्चुअली दी जाएगी. तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगी इतनी मेमोरी नहीं मेरे पास. तो साइज के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए. बट यू नीड नॉट बी वेरी मीन मेक नहीं. You will never see a size, an array being declared array A 67 by 23. ऐसा कोई array declare नहीं करता. You may be working with 67 by 23 array, but you will generally declare the size to be a larger size. Okay. Anyway, let's come to this. How will I add the arrays? ये A array है, ये B array है, और ये add करके मुझे C array बनाना है. अब ये सी एरे का कोई भी एक एलिमेंट दीजिए आप. ये एलिमेंट मान लीजिए आई और जे एलिमेंट, जो भी वैल्यू आए जे की, वो किस फॉर्मूले से दिया जाता है? सी आई जे इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है. हाँ, तो इनका कहना है कि दो फॉर लूप, एक फॉर लूप यूज किए थे हमने नेस्टेड, फॉर आई इक्वल टू 1 to m, फॉर j इक्वल टू 1 to n. उसमें हमने ए एरे पढ़ा, तो उसी में भी पढ़ सकते हैं. पढ़ा जा सकता है, लेकिन किस तरह से आप पढ़ोगे? आपको एक एलिमेंट ए का देना पड़ेगा, फिर एक एलिमेंट बी का देना पड़ेगा. क्योंकि एक बार आई और जे 0 0 है तो 0 0 के दोनों एलिमेंट आ जाने चाहिए. फिर दूसरे बार इटरेशन में 0 1 और 0 1 के दोनों एलिमेंट आने चाहिए. अब एक्चुअल प्रैक्टिस में आप सोचिए कि ऐसी वैल्यू देंगे क्या? आपके पास 2 मैट्रिक्स होंगी, एक कागज़ पे लिखी होगी, एक दूसरे कागज़ पे लिखी होगी. तो इनपुट किस तरह से देना ईजी है. पहले ए मैट्रिक्स की पूरी वैल्यूज दे दो और फिर बी मैट्रिक्स की वैल्यूज दे दो. नहीं तो आप देखेंगे ए 0 0, बी 0 0, ए 0 1, बी 0. समझिए ना, किया जा सकता है. तो इनका सवाल सही है कि मुझे दूसरे इटरेशन लगाने की ज़रूरत है क्या. लेकिन हमें क्या सोचना चाहिए, हम क्या बचा रहे हैं? हम कुछ लाइनें लिखना बचा रहे हैं प्रोग्राम में, लेकिन उसके बदले में हम क्या पा रहे हैं? हम अपने सिर को आधा घंटा घुमा रहे हैं. तो वो ठीक नहीं. तो यूसेज की दृष्टि से देखिए, थिंक अबाउट द यूसेज. व्हाट इज द इजीएस्ट यूसेज? यू विल जनरली हैव values of a matrix written at one place
values of another matrix written in another place. It is based to emulate what you will do in real life. So you read all elements of one matrix, then read all elements of another. इन्हीं के सवाल को आगे बढ़ाता हूँ. चूंकि हमें ये कैलकुलेट करना है ए आई जे और बी आई जे. अब मान लीजिए हमने एक ही लूप लगाया, फॉर आई इक्वल टू 0 to m, फॉर j इक्वल टू 0 to n - 1, और उसके अंदर सी इन ए आई जे भी कर दिया, सी इन बी आई जे भी कर दिया, और उसी लूप में सी आई जे इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे भी कर दिया. एक बार दोनों वैल्यूज आ गई तो मैं ऐड कर दूंगा, जो भी सी एरे का जो लोकेशन होगा वहाँ चली जाएगी वो. तो एक ही इटरेशन में मैंने दोनों मैट्रिक्स पढ़ भी लिए और ऐड भी कर दिए. लेकिन उसके बाद में आपने ये प्रोग्राम लिखा और इन्हें दिया तो समझ में आएगा क्या हो रहा है. यूज़ करेंगे समझ में आएगा क्या हो रहा है. तो इसलिए लूप अलग अलग भी लिखें तो अच्छा प्रोग्राम बने. सो यू रीड array A first, you read array B first, and then write another nested iteration to add the value. What will you write here? Same, exactly the same iteration. फिर से इटरेशन सेटअप किया है. फॉर आई इक्वल टू 0 to m - 1, फॉर j इक्वल टू 0 to n - 1, and I take one element aij, take another element bij, add them and put it in the I comma jth element of C. So this is a very clean implementation. After executing this, you will get the total C matrix correctly. Now you can print it by again putting another nested loop. So when you write the program, remember to break it in logical portions. Input one matrix, input another matrix, perform any operation that you want, and then output that matrix. भले आपको 4 बार nested iteration लिखना पड़े, वो लिखने का तरीका सही है. ठीक है. अब इसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना. एडिशन तो सिंपल था, सब्ट्रैक्ट करना है ए में से बी को. क्या यही है, यही प्रोग्राम चल सकता है? खाली क्या चेंज करना पड़ेगा, बस यहाँ माइनस कर देंगे. मल्टीप्लाई करना है दो मैट्रिक्स को, तो क्या इसको यहाँ पे स्टार कर दें? नहीं होगा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बड़ी गड़बड़ झाला चीज़ है. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस तरह किया जाएगा बताइए आप. उसके लिए हम पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन लिखते हैं. क्या डेफिनेशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की? इसका कोई भी एक एलिमेंट हो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का, सी आई जे. देखिए ये एक मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स है, 15 मैट्रिक्स है, इससे कंप्यूटर को कोई मतलब नहीं है. आप देखिए हो क्या रहा है इसके अंदर, जो एग्जीक्यूट हो रहा है. यहाँ पे आई की वैल्यू सेट हो जाएगी, 0 हो जाएगी. फिर आप अंदर आओगे, यहाँ पे जे की वैल्यू सेट हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. अब जब आप यहाँ पहली बार आए तो i इक्वल टू 0 और j इक्वल टू 0 यहाँ पे लेके आ गए. अभी यहाँ आने के बाद में जो भी एक्सप्रेशन है वो इवेल्युएट होने वाला है. अब एक्सप्रेशन क्या है? ये एक्सप्रेशन है ए आई जे. आई की वैल्यू में मालूम है, जे की वैल्यू मालूम है, तो आपको ए आई जे मालूम है, तो कंप्यूटर उस लोकेशन में से ये उठा ले. उसके आगे बी आई जे लिखा है, तो आई की वैल्यू मालूम है, जे की वैल्यू मालूम है, तो बी आई जे मालूम. तो आप कितनी एरेज यूज़ कर रहे हो, कितने मैट्राइसेस यूज़ कर रहे हो, उसका फॉर लूप से कोई ताल्लुक नहीं है. आप जो भी एक्सप्रेशन लिखेंगे, ये एक्सप्रेशन है आपका. यहाँ पे इसमें आप माइनस पी आई प्लस 27.3 क्यू जे
ओके, मल्टीप्लाइड बाय, ऐसा लिखा आपने। सो आप क्या क्या यूज कर रहे हैं, इसमें एक मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स है, एक एरे है, दूसरा भी एरे है। तो इसमें कितने एरेज कितने मैट्रिसेस यूज किए कोई मतलब नहीं। कंप्यूटर के लिए हर एक्सप्रेशन में जो एक एक एलिमेंट है वो एलिमेंट डिफाइन होना चाहिए। यहां पे हमने लिखा प्लस जेड, अब देखिए जब आप यहां पे आए तो आपको इतना मालूम है कि यहां पे आते टाइम में आई और जे के 0 और 0 वैल्यू, तो वो कंप्यूटर जब इस राइट हैंड साइड को देखेगा पहले बोलेगा हाँ ए आई जे, मुझे आई मालूम है, जे मालूम है, ए आई जे मालूम, इसकी वैल्यू वो निकाल लेगा, मान लीजिए 17 है, जो भी उधर मेमोरी में मिलेगी। फिर यहाँ आएगा बी आई जे, अगेन आई इज नोन, जे इज नोन, 0 0, सपोज दैट वैल्यू इज -12, वो निकाल लेगा। फिर यहाँ आएगा, अब बोलेगा पी आई, नेचुरली पी नाम की कोई एरे डिफाइन होनी चाहिए ऊपर, और चूंकि यहाँ पे हम आई यूज कर रहे हैं, आई 0 है, तो पी 0 की वैल्यू लेगा, वो मान लीजिए 3 है। उसके बाद बोलेगा प्लस 27.3 मल्टीप्लाइड बाई एक और एरे आ गई क्यू, उसका एलिमेंट क्या है, जे है, जे की वैल्यू क्या है, 0 है, वो कोई वैल्यू वहाँ मेमोरी से निकाल लेगा। सो दिस वे इट विल कीप ऑन लोकेटिंग द अप्रोप्रिएट वैल्यूज फ्रॉम मेमोरी। You have Z. Z is not an array, but Z should be declared as integer Z, float Z or something. उसकी जो भी वैल्यू होगी उस समय वो वैल्यू आ जाएगी। सो एक्सप्रेशन में आप क्या लिख रहे हैं इसका आपके इटरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। आप एक्सप्रेशन ये लिख रहे हैं, लेकिन आपको चूंकि ये मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से एग्जीक्यूट करना है, इसलिए आपने ये 2 नेस्टेड इटरेशन लिखे, ताकि I equal to 1 to m-1 और j equal to 1 to n-1, सॉरी 0 to n-1, ये सभी वैल्यूज एक एक करके यहाँ पे आ जाए बस। अब ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या है, सी आई जे कैसे डिफाइन होता है, सिग्मा ए आई के इंटू और के वैरीज फ्रॉम 1 to 1 to m, no, 0 to m-1. Why m-1? The array is m by n. So the fundamental question, can you multiply 2 matrices, each of which is m by n? ये इसमें है 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स, इसमें भी 2 रोज हैं 3 कॉलम्स, इसमें भी 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स। क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। What is the minimum condition required? If the number of columns of one matrix should be equal to the number of rows of the second matrix, then only you can multiply these two. Otherwise not. तो इसका मतलब है कि अगर ये मैट्रिक्स m by n हुई तो ये मैट्रिक्स n by p होना चाहिए, कुछ भी जो भी, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो m by p बनेगी। बहुत फर्क है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल नहीं लगता है यहाँ। अब हमने यहाँ डिक्लेयर तो कर दिया A100 वगैरह सब, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे m और n के साथ में p भी एक डिफाइन करना पड़ेगा। और A जो मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे m by n एलिमेंट्स, B जो मैट्रिक्स पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे n by p एलिमेंट्स। ये एक और कारण है जो आपने सवाल पूछा था कि एक ही नेस्टेड इटरेशन में दोनों एरे क्यों ना पढ़ लें। वो पॉसिबल था क्योंकि दोनों एरे हमने अश्यूम किया था m by n है, लेकिन अगर इफ वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 एरेज, द एरे डायमेंशंस विल बी कंप्लीटली मिसमैच्ड, सो आई कांट रीड देम इन अ सिंगल रो। फॉर रीडिंग एरे A, I will have to set up a nested iteration. How?
I equal to 0 to m minus 1 and j equal to 0 to n minus 1. But for reading B, I have to set I equal to 0 to n minus 1 and j equal to 0 to p minus 1, because that is n by p array. And when I calculate the C matrix, I will vary from 0 to m minus 1 and j will vary from 0 to p minus 1. So the multiplication is going to happen completely different. Let us assume that you have read these arrays. Now let us see. So यहाँ पे मैं क्रिप्टिक भाषा में इनपुट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ. यहाँ पे मुझे I और J तो लगेंगे ही, और चूंकि इस फॉर्मूला में मैं K लिख रहा हूँ, तभी ये K कैसे अरेंज होगा फिर? K इक्वल टू 0 टू ये फॉर्मूला. तो पहले दो मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं. यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे? सी इन ठीक है. अब ए मैट्रिक्स पढ़ते हैं. देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं. देखें, यहाँ पे I will have to read m, n and p, because m by n is this and n by p is this. Now I am reading the m by n matrix. So कैसे पढ़ूंगा? For I equal to 0, I less than m, I plus plus. अभी ये नीचे for j लिखने की जगह यहीं लिख रहा हूं. ये देखिए एक लाइन में लिख दिया सब. फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एम, आई प्लस प्लस. आउटर लूप हो गया. उसके नीचे मैं लिखता फॉर जे इक्वल टू 0, ये ओपनिंग ब्रास करके यहाँ लिख दिया. फिर और एक ओपनिंग ब्रास चालू हो गया जे वाला इनर इटरेशन का. उसमें मैं लिखता रीड इनपुट ए आई जे, वो यहाँ लिख दिया मैंने सी इन ए आई जे. और फिर जे का लूप क्लोज करना है और आई का लूप क्लोज करना है. दो ब्रासेस लगा. तो ये एक लाइन में हो गया. अब मुझे आप डिक्टेट कीजिए कि मुझे बी मैट्रिक्स पढ़ना है तो कैसे पढ़ूं? फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस. फिर फॉर जे इक्वल टू 0, जे लेस देन पी, j plus plus. And this time I will import B I J. And I will have to close two loops. यहाँ पे semicolon. Another point to be noted. Here also I am saying Aij. Here also I am saying Bij. It does not mean that both are the same elements, because that depends on what is value of I and j. इसमें I और j की वैल्यू 0 to m minus 1, 0 to n minus 1 ऐसी चेंज होंगी. और इसमें I और j की वैल्यू 0 to n minus 1 और 0 to p minus 1 चेंज हो. So I will read different set of elements. I will read different set of elements. Is that clear? Now I want to multiply this. तो ये कैसे लिखूं? अब मुझे कितने एलिमेंट्स कैलकुलेट करना है? m by p एलिमेंट्स कैलकुलेट. एक बार में मैं एक एलिमेंट कैलकुलेट करूंगा. तो ये जो सी मैट्रिक्स है, पहले मैं ये कैलकुलेट करूं, ये करूं, ये करूं, फिर ये करूं, ये करूं, ये करूं, ऐसे करूंगा मैं. तो इसमें भी नेस्टेड इटरेशन तो लगेगा. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं फॉर I equal to 0, I less than m,
I plus plus for j equal to 0, j less than p, क्योंकि मुझे m by p एलिमेंट्स कैलकुलेट करना है। अभी यहां पे जो भी कुछ मैं लिखूंगा वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? m इंटू पी टाइम्स। फर्स्ट i इक्वल टू 0, देन j इक्वल टू 0, 1 2 3 4 p माइनस, देन i इक्वल टू 0 1, j इक्वल टू 0 1 2 3 p माइनस, i इक्वल टू 2, j इक्वल टू 0 1 2 3 p। यानी इस तरह से ये C मैट्रिक्स के सब एलिमेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या लिखना है मुझे? अब यहाँ पे मुझे फिर से समेशन करना है। ये समेशन कैसे करते हैं हम लोग? इटरेशन करके। इटरेशन का वेरिएबल क्या है? k इक्वल टू 0 टू n माइनस 1। तो वो मैं इटरेशन लिखूंगा। किससे करता हूँ? पहले उसको मैं बोलता हूँ सम इज इक्वल टू 0, फिर लिखता हूँ फॉर k इक्वल टू 0, k लेस देन n, k प्लस प्लस, और यहां पे मुझे लिखना है सम इज इक्वल टू क्या? सम प्लस व्हाट? ए आई के एंड मल्टीप्लाइड बाय अभी देखिए क्या होगा। आउटर, बिल्कुल आउटर लूप है, इससे i की कोई वैल्यू आ गई, यहां तक आया तो j की कोई वैल्यू आ गई, यानी i और j की एक कोई स्पेसिफाइड वैल्यू है 2 5 3 7 जो भी होगी वो, यानी कोई एक एलिमेंट फिक्स हो गया यहाँ पे। वो एलिमेंट के लिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अब उस एलिमेंट को कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये सिग्मा कैलकुलेट करना, तो मैं सम इक्वल टू 0 करता हूँ और इटरेट करता हूँ अराउंड k वैरीज फ्रॉम 0 टू n माइनस 1। तो इसमें क्या होगा? a i 0 मल्टीप्लाइड बाय b 0 j प्लस a i 1 मल्टीप्लाइड बाय b 1 j प्लस a i 2 मल्टीप्लाइड बाय b 2 j, जो भी i और j की वैल्यू है n तक, n माइनस 1 तक वो करेगा। और यहाँ पे जब मैं बाहर आऊँगा तो ये जो सम है इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ सी आई जे इक्वल टू सम, और फिर यहाँ पे ये इटरेशन बंद कर दूँ और यहाँ पे ये इटरेशन, ठीक है। तो जो भी आई और जे की वैल्यू लेके यहाँ पे आएंगे, इट विल कैलकुलेट दिस सम फॉर द आई जे एलिमेंट, then next time it will change value of j, it will calculate next element, another j, then I will change, again j will vary from 0 etc. जब पूरा खत्म हो जाएगा काम तो सब एलिमेंट कैलकुलेट हो जाएंगे। अब एक सवाल और पूछता हूँ, is it necessary to have a location called sum at all? Can I not accumulate the sum in Cij itself? Cij शुरू में तो कोई वैल्यू है ही नहीं वहाँ पे। मान लो मैं उस Cij में पहले 0 मैं रख दूँ और सम में ऐड करने की जगह Cij में ही ऐड करता जाऊँ, तो फाइनली जो आएगा Cij में आ जाएगा वैल्यू। डू गेट दिस? सपोज इंस्टेड ऑफ दिस सम इक्वल टू 0 आई राइट Cij इक्वल टू 0, and instead of writing sum is equal to sum plus this, if I say Cij is equal to Cij plus this, अभी इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं बची। जब इनर इटरेशन खत्म हो जाएगा तो Cij में वैल्यू आ जाएगी सब। सो आई डोंट नीड ए सेपरेट वेरिएबल, दैट्स द पॉइंट। अभी आप घर जाके इसको m और n और p की कोई वैल्यू ले लीजिए, 2 3 3 2, और देखिए कि आपको फाइनल 2 बाय 2 मैट्रिक्स आता है कि नहीं। कोई वैल्यू ए एलिमेंट लिख लीजिए, बी एलिमेंट लिख लीजिए और एग्जीक्यूट कीजिए हाथ से, आज इफ यू आर C++, तो पता चल जाएगा i कैसे वेरी हो रहा है, j कैसे वेरी हो रहा है, k कैसे वेरी हो रहा है, ठीक है।
You can do this. एक लेक्चर मैंने जो दिया था मेन क्लास में, उसमें मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करे थे। साइमल्टेनियस इक्वेशन मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व होते हैं मालूम है आपको? मैट्रिक्स फॉर्म में एक्स अननोन है, आपकी ए मैट्रिक्स है, ये कोएफिशिएंट्स है। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 5, 4, 3, -2। यहाँ पे लिखा है x1, x2 और इज इक्वल टू कुछ तो भी लिखा है, मान लीजिए 15 और 7, ये 7.5। इस इक्वेशन का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब हुआ 5x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 15, 3x1 माइनस 2x2 इक्वल टू 7.5। याद है? ऐसे इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। अब ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हो आप? बाय एलिमिनेशन। यू विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3 and this equation by 5, subtract one from the other, then you will get something. So you will eliminate one variable, you will find the second variable, then you will do back substitution, और back substitution लेके फिर से आप उसको कर सकते हैं। 2 by 2 इक्वेशन तो आप हाथ से कर लेंगे, 3 by 3 भी करे होंगे आपने, 10 by 10 किया है कभी? इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें सिस्टम ऑफ 500 साइमल्टेनियस इक्वेशंस होता है। 500 वेरिएबल्स में 500 इक्वेशंस करोगे हाथ से सॉल्व? सबका सब CS101 का क्लास लग जाएगा, लॉक टेबल लेके तो भी नहीं होगा। दैट इज वेयर वी नीड टू यूज कंप्यूटर। सो दैट मीन्स वी हैव टू बी एबल टू राइट ए प्रोग्राम। जिस तरह से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो कंप्यूटर से हमें करवाना है, तो कैसे करवाएंगे? तो ये प्रॉब्लम हमने रेगुलर क्लास में सॉल्व किया था। उसमें ऐसी 2 इक्वेशन ली सिंपल, फिर बताया कि कैसे इक्वेशन हम एक को इससे मल्टीप्लाई करके सब्स्टिट्यूट करो तो कैसे चेंज करते हैं। उस सिलसिले में हमने ये तय किया कि ये अगर आपकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ए वाली, तो ये मैट्रिक्स अगर इस फॉर्म में आ जाए, अगर इस फॉर्म में मैट्रिक्स आ जाए, इसको क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ये कैसे आएगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नॉर्मल मैट्रिक्स से? इसमें कुछ गुणा करो, इसमें से घटाओ, उसमें कुछ जोड़ो, उसमें कुछ घटाओ। ये जो सिलसिला करते हैं, ये प्रोग्राम से कैसे करेंगे, ये हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था। वो लेक्चर वो मैट्राइसेस करके, मैट्राइसेस प्रॉब्लम करके मूडल पे और होम पेज पे लोडेड है। उसकी स्लाइड पढ़िए आप, उसमें पूरा प्रोग्राम लिखा है कि अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स दिया है तो वो यहाँ किस तरह से आएगा। और एक बार ये आ गया तो बैक सब्स्टिट्यूशन के वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ 1 है तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डायरेक्टली, लास्ट वेरिएबल इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर वो लास्ट वेरिएबल की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप, दैट मल्टीप्लाइड बाय दिस। सो xn-1 प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय xn विल बी इक्वल टू bn। यू कैन फाइंड आउट xn-1 देन xn-2 एटसेट्रा एटसेट्रा। बस ये जो आप मैथमेटिक्स में लिखते हैं, इसमें आप x1 x2 a11 a12 b11 b12 ऐसे लिखते हैं। C++ में 0 1 2 लिखना, तो ये हो जाएगा x0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट 0 0, कोएफिशिएंट 0 1, कोएफिशिएंट 1 0, कोएफिशिएंट 1 1। इतना फर्क।
अब इसमें किस तरह से इटरेशन लगते हैं, इसमें इस तरह किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, दैट इज नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाउ आई वुड लाइक यू टू रीड दैट एट होम। और जैसे मैंने कहा कि एक 2x2 इक्वेशन का मैंने एग्जाम्पल दिया है, उसी एग्जाम्पल के कोएफिशिएंट लीजिए और उस एग्जाम्पल के कोएफिशिएंट से वो जो पूरा प्रोग्राम है एग्जीक्यूट कीजिए कि आपको अंत में सही रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। और अगर वो 2x2 के लिए चलता है तो 100x100 के लिए भी चलेगा, 1000x1000 के लिए भी चलेगा। दैट इज द एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर। अच्छा, मूडल पे मिड सेम पेपर्स जो क्विज पेपर्स जो दिए हैं उन सब के सॉल्यूशंस कल सवेरे अपलोड हो जाएंगे। वो प्रॉब्लम देखिए, कोई कमेंट कर रहा था कि बड़े कठिन प्रॉब्लम आते हैं क्विज में, तो प्रॉब्लम्स तो आईआईटी है भैया, कठिन ही आएंगे, क्योंकि दुनिया में आपको कठिन प्रॉब्लम सॉल्व करना है बाद में जाकर, तो कठिन प्रॉब्लम ही करो। और कोई हर्जा नहीं, शुरू में नहीं समझ आएगा, कोशिश करोगे तो आ जाए। तो वो जो प्रॉब्लम्स है क्विज के प्रॉब्लम्स को पढ़िए, उन प्रॉब्लम को समझिए और उनके उत्तर देखिए जो मूडल पे लिखे हैं, वो पूरे प्रोग्राम्स हैं। मैं अगले हफ्ते सोच रहा हूँ कि कुछ एक 50-60 पेज के नोट्स बना लूँ, जो भी लेक्चर के स्लाइड्स है उसके जो मेन पॉइंट्स है 2-2 पेज में कंसोलिडेट करके, और जितने भी प्रोग्राम लिखे हैं उनकी लिस्टिंग बना के और कुछ एक्सप्लेनेशन दे के, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो पूरा अगर लिख के हो जाए तो अगले हफ्ते में मैं वो डिस्ट्रीब्यूट करूँ, तो वो आपको पढ़ने के लिए मटेरियल हो जाए। ओके, ओके, थैंक यू।